नमस्कार। द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आज हम सत्संग में एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि पिछले 3-4 दिन से असेंबली में ये टॉपिक गूंजा। उसके बाद काफ़ी मीडिया में ये टॉपिक पे चर्चा हुई कि जिस तरीके का अतिक्रमण जो कब्ज़ा जे.एंड.के में हुआ, ऐसा मुझे लगता है कि देश में और कहीं नहीं हुआ। इस सारी टॉपिक पे, इस सारे इशू पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में है हमारे एडिटर इन चीफ शिवांग सत्यगुप्ता जी। शिवांग जी, आपका स्वागत है। जय माता दी। जी जी, शिवांग जी, जय माता दी। मैं जिस तरीके से बोल रहा था कि ये जो बात चल रही है, अपोजिशन कुछ बोल रही है, जो ट्रेजरी वाले हैं वो कुछ बोल रहे हैं और एक अजीब तरीके का माहौल बनाया गया है। लेकिन इसमें जो असली जो मैं कहूँगा कब्जे वाली चीज़ें हुई हैं जे.एंड.के में, उनके ऊपर आपका क्या विचार है? सबसे पहले रवीश, एनक्रोचमेंट जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा इंक्रोच्ड है पाकिस्तान के द्वारा और चाइना के द्वारा, और जम्मू कश्मीर के लोग उसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं जो इंक्रोच्ड एरियाज़ में रह गए। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है एक ऐसी जगह रवीश जहाँ पे अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हो रही है। अनऑथराइज का मतलब कि जिस चीज़ के लिए वो जगह नहीं थी उस चीज़ के लिए वो जगह इस्तेमाल की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में जिस इंक्रोचमेंट की बात आप कर रहे हैं वो अब स्पेसिफिकली बात की जा रही है जम्मू के पेरिफेरीज के बारे में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक मास्टर प्लान लाया गया जिसके बीच में ये प्रोविजनिंग थी कि तवी के उस तरफ सिदरा से एंटर करना है, बजालता वाली साइड से बढ़ते हुए रायका के साथ जुड़ते हुए आपने रगूड़ा क्रॉस करके नरवाल वाली जो आपकी हिल है, सुजवा हिल है, बठिंडी हिल है, वहाँ से गुजरते हुए आपने कजवानी तक पहुँचना है। ये एक सर्कल दिया गया जम्मू की डेवलपमेंट के लिए रवीश। लेकिन आफ्टर दिस प्लान एंड आफ्टर द एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट बॉडी जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ। जम्मू कश्मीर क्योंकि टेररिज्म से गुजर रही थी, प्रायोरिटीज़ जो थी वो सिक्योरिटी थी, आज भी है। तो जो पब्लिक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट थी, लोगों की ज़रूरतें थी, क्योंकि घर, रोटी, कपड़ा और मकान एक डेवलपिंग नेशन के लिए प्रॉब्लम होती है। रोटी, कपड़ा और मकान, आज बिजली भी है उसमें ऐड हो गई है, इंटरनेट भी ऐड हो गया है, लेकिन मकान तो है ही है। तो वो जो ज़रूरतें इंसानों की बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, चीज़ें बढ़ी, उसका जो बेनिफिट लिया वो लिया क्रॉनिक ऑफेंडर्स ने, माफियाज ने, और भुगतान कर रही है आम जनता। अब बात करेंगे इंक्रोचमेंट की। तो इंक्रोचमेंट के बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर, ख़ासतौर पे जम्मू की अगर हम बात करें तो स्टेट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, काचराई है, रिवर फ्लड प्लेन्स हैं, म्यूनसिपल लैंड है, वैक्यू प्रॉपर्टी है, और एक रोशनी एक्ट के वजह से भी एक अनऑथराइजेशन क्रिएट हुई है जिसमें कोर्ट ने फैसले किए थे कि जो ऑथराइजेशन दी गई रोशनी के थ्रू वो सारी की सारी कैंसिल हो गई। तो एक और नई हमारी लैंड क्रिएट होगी। अब रोशनी का जो हमारा एपिसोड हुआ उसके दोनों पहलू हैं। उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट था जब वो लाया गया कि उससे जो पैसा आएगा उससे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट जो है वो बिजली का उत्पादन करेगी और रोशनी लाएगी, जो उसका मकसद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रही है ना, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हम। नेता आते हैं, चले जाते हैं, इलेक्शन होती है, नहीं होती है, गवर्नर रूल लगता है जे.एंड.के, कभी छूट जाता है, लेकिन जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म है जम्मू कश्मीर का, वो तो कंटिन्यूटली के साथ चला। अब यूटी बनने के बाद 5 साल से यहाँ के लोग डेपुटेशन में बाहर जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो अगर हम बात करें कंटिन्यूसली लास्ट 30 ईयर्स में वही लोग जूनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेसी में थे, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल पे गए। तो जो लोग उन कुर्सियों में बैठे उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। बात तो करनी पड़ी धीरज गुप्ता जी के सारे बारे में, क्योंकि वो सबसे लॉन्ग टेन्योर में रहे यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में, सबसे लंबे टेन्योर पे। वो मैडम मुहबा मुफ्ती के साथ भी थे, उसके बाद भी रहे, और अभी कुछ साल पहले शिफ्ट हुए वहाँ से। जिस ब्यूरोक्रेट के पास 7 से 8 साल तक एक डिपार्टमेंट रहा हो, तो उनके पास जवाब होंगे ना इन सारी प्रॉब्लम्स के। इसमें एक एमएलए जो पहले 3 साल आए, अभी 1.5 साल हुआ है। बीजेपी की जब सरकार थी जम्मू कश्मीर में 14 से लेकर अगर हम बात करें 17 तक,
18 तक। तो उस टाइम पे बीच में फिर गवर्नर रूल लगा जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की डेथ हो गई। तो आप ये समझें कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास तो उतना डोमेन ही नहीं रहा ना चीज़ों को स्मूथ करने का डोमेन किस पे रहा? जो लोग लॉ को एनफोर्स करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। फेलियर उनके पार्ट पे हुआ J&K में। वो क्यों पीछे रह गए, उनका क्या कारण था, उनका जवाब वो देंगे। बट आज सफर कौन कर रहा है? आपसी भाईचारा। परेशानी में को जा रहा है? सिस्टम। क्योंकि आप इसको बदकिस्मती बोलो कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लैंड जो फॉरेस्ट की है या रिवर बेड्स की है या म्यूनसिपल एरियाज में है या काचराई है या फॉरेस्ट की लैंड है या स्टेट लैंड है, वो ज़्यादातर उन लोगों को बेची गई जो लोग आम गरीब लोग थे, जो टेररिज्म से बचने के लिए प्लेन्स में आए, और फिर जो लोगों को इसकी लत लग गई उन्होंने उसका माफिया काम किया। उन्होंने वो पावरफुल ऑफेंडर बन गए, उन्होंने बड़े बड़े चंक्स को अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। अब एक डिबेट तो शुरू होगी क्योंकि प्रैक्टिकली रवीश, जो लोग जानते होंगे रेवेन्यू को, ये सारी लैंड जो थी ना सैनिक कॉलोनी के ऊपर वाली, ये एंसेस्ट्रल तरीके से देखा जाए चाड़कों की लैंड्स है। इसके जो ओनर्स हैं ना वो चाड़क फैमिली के राजपूत हैं मोस्टली लैंड के। ठीक, अब उसके बाद लैंड टू टिलर भी आया, दफ़ाएँ लगी, दफ़ा 4-8 अलग है, दफ़ा 7 अलग है। ये रेवेन्यू के अलग अलग हमारे यहाँ पे एक ना खिचड़ी पक गई हुई है लैंड को लेके, और आए दिन इसके ऊपर बात होती है। अब जैसे गिरदावरी किसी की है, ओनरशिप किसी की है। फिर शाम लाटे लैंड है कि एक गांव है जो एग्रीकल्चर करता है, उसको लैंड साथ वाली देगी कि तुम यहाँ पे अपने एक्सटेंशन, कम्युनिटी की लैंड होगी, लेकिन उस फैमिली की होगी। क्योंकि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आज हम रजिस्ट्री कराते हैं, आज से 100-125 साल पहले जब महाराजा साहब की हुकूमत थी तब ये लैंड कम्युनिटीज़ को दी जाती थी। तो उस गांव के लोगों की ये लैंड है। अब वो गांव 50 घरों का, तो 50 घरों की लैंड है। अब उनके आगे एंसेस्टर है, उनके लिए सिस्टम था स्मूथ करने का। मॉडर्न टाइम में रेवेन्यू को समझने वाले जो लोग थे उनको प्राइम पोस्टिंग्स देने की बजाय साइडलाइन कर दिया गया, और J&K का जो कम्प्लेक्स रेवेन्यू है वो ऐसे हैंडल किया गया जैसे किसी और स्टेट का या किसी और जगह का, जिसमें कि एनिमी एक्ट नहीं लग रहा है, कस्टोडियन प्रॉपर्टी एक्ट लग रहा है। जम्मू कश्मीर में है ना ये प्रॉब्लम। तो अब ये प्रॉब्लम जो है ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि एक मिशन मोड में डेडिकेटेड तरीके से लोग बैठे और स्टेक होल्डर बैठ के इसमें फैसला लें, ताकि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, देखो भारत के लिए भी इमिग्रेंट्स एक प्रॉब्लम है, यूरोप के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी है, किसके लिए नहीं है? अमेरिका ने इमिग्रेंट्स के ऊपर हैंडकफ करके भेजा ना इंडिया में वापस, अनऑथराइज इमिग्रेंट्स को। तो वो चीज़ भारत के लिए नहीं है, हमारे तो बॉर्डर ही पोरस है। और इसमें तो ऐसा है कि जो अमेरिका जैसे देश है, इनके पास संसाधन बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है। अब देखना हमारे पास रिसोर्सेज क्या। अभी आज कई न्यूज़ है 3 जुवेनाइल जेल से भाग गए, 2 पाकिस्तानी जुवेनाइल थे। अब इसको समझें कि जम्मू कश्मीर में चीज़ें बिल्कुल एक तरफ से देखने की जरूरत नहीं ना है। तो इसमें पब्लिक अगर अवेयर होती है ना तो बहुत बेनिफिट होता है। पब्लिक को स्टेक होल्डर बनना पड़ेगा कि अगर कहीं पे कोई इंक्रोचमेंट की बात चल रही है तो ऐसा ना हो कि अफसर फिर बीच में से एक्सकेप कर जाए। इस बार अफसरों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है। MLA साहब इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई 4 अफसरों का नाम भी ले लेते। मैंने लिया ना नाम यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कोई बोले मुझे आपने गलत लिया, मैं दूंगा जवाब उसका। क्योंकि कौन था हु वाज अर्बन एंड हाउसिंग अर्बन का कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फर्स्ट भी उन्हीं के पास था कुछ सालों तक, तो है ना। हम किसी को पर्टिकुलर नहीं कहेंगे, जो कुर्सी में बैठे उन्हीं से पूछेंगे JDA किसके पास था, JDA के VC कितने रहे, क्यों नहीं उनसे लैंड जो है उनको कंपनसेशन टाइम पे दिया गया, और अगर कंपनसेशन नहीं दिया गया तो लैंड क्यों ली गई। और अगर कंपनसेशन लैंड लेने के बाद, ये JDA का एक स्टाइल है, सबसे डिफंक्ट अगर जम्मू कश्मीर में कोई डिपार्टमेंट है ना वो है JDA। जितने लोग भी चक्रवर्ती साहब के बाद JDA के हेडर हैं ना, उन सब की अगर चेक की जाए ना, उनकी मुझे लगता है पर्सनल जो अपने क्या बोलते हैं इनको सर्विस बुक्स हैं अफेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि तबाही अगर जितनी जम्मू शहर की मचाई ना वो JDA ने मचाई। मैं पर्टिकुलरली आपको बता रहा हूँ बिकॉज बड़े पास से देखा ना जम्मू कश्मीर को। तो जो इंक्रोचमेंट का इशू है ये बहुत क्लैरिटी के साथ उठाने का इशू है, चाहे किसी वजह से ऊपर उठा, लेकिन अब इस इशू को सॉल्व करना चाहिए ताकि आम लोगों को राहत मिले, आम लोगों के लिए सोल्यूशन निकले। अगर रोशनी का सोल्यूशन निकला उसमें स्कैम हो गया। अब कम से कम MLA हैं,
इलेक्टेड सरकार है, पावरफुल अपोजिशन है, बात करने वाली अपोजिशन है, मेजॉरिटी में एनसी सरकार है, उमरुदुल्ला साहब डायनेमिक आदमी है, सेंटर भी क्लियर है। तो जो लोग एक्चुअल में ग्रीव्ड हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी ज़ात के हों, और अगर उनको ज़मीनें बेची गई हैं इन द ल्यू कि वो घर बना रहे हैं 2-4-5 मरले का और रह रहे हैं कहीं से आके, और वो बांग्लादेशी नहीं है, वो रोहिंग्याज नहीं है, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक की गई है, तो ऐसी चीज़ को रेगुलराइज करने के लिए कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए। और जिन लोगों ने कॉलोनियाँ काटी, ठगा, बड़े लार्ज चंग, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो उनकी शरारत है कि इसको किसी कम्युनिटी का जमा बना दो, ताकि अगर कोई बात चले तो हम इसको, जैसे होता ना कहीं पे इंक्रोचमेंट की मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, वहाँ पे कोई पीर फकीर की दरगाह बना दी कि इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। वो उसको समझना पड़ेगा, पब्लिक को ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज़ पब्लिक की प्रॉपर्टी है वो सबकी है, उसको किसी एक की नहीं बनाया जा सकता। तो मुझे लगता है कि आप भी इसके ऊपर अभी काफ़ी वर्क कर रहे हो, तो आपका क्या कहना है कि क्या ये जो डिस्कशन अर्थन्यूज़ में आज हमने की, ये नहीं देखने को मिल रही, हमें कुछ और ही डिस्कशनें सुनने को मिल रही हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम ही यही हुआ, खासतौर से रेवेन्यू की बात करें तो जो भी सरकार में आया उसने अपना एक अलग ही कानून बना दिया। रोशनी की बात की आपने, देखिए फारूक अब्दुल्ला आए, उन्होंने रोशनी का अलग इस्तेमाल किया, आज़ाद ने अलग इस्तेमाल किया, और अंत में जो देखा उसको निरस्त किया गया कि जो उसका असल मोटिव था कि हमने सरकारी ज़मीनों को दे के रेगुलराइज करके बिजली पैदा करनी है, वो तो दूर दूर तक कहीं होता हुआ नहीं दिखा। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सच में लगता है कि हाँ, जो बीजेपी जो एमएलएज जो अगर बोल रहे हैं असेंबली में, उनको कैटेगोरिकली नाम लेने चाहिए लोगों के, जो क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, वो पावर के गलियारों में रहते हैं, उनको पता है कि कौन लोग जिम्मेदार हैं, तो क्लियरली उनको नाम लेके बिना किसी भेदभाव के उनको बिल्कुल अंडरलाइन करना चाहिए, और शायद सोल्यूशन भी वहीं से आएगा। सोल्यूशन यही है, ये बात समझनी है कि जम्मू कश्मीर का जो ट्रांजिशन हुआ महाराजा जी से पॉपुलर गवर्नमेंट का, वो अंडर कंपल्शन भी इस तरीके से हुआ कि एक वॉर सिर पे खड़ी थी, दुश्मन सिर पे खड़ा है। रेवेन्यू का एक सिस्टम था, महाराजा जी का रेवेन्यू का सिस्टम, महाराजा प्रताप सिंह जी जो थे ना जम्मू कश्मीर के, बड़े रिनाउंड आदमी थे, उनका जो रेवेन्यू का मैनेजमेंट था उसका मुकाबला ही नहीं है। जो भी लोग एक्सपर्ट है वो जाके देखें, जिस किस्म की ज़रूरतें थी वैसे वैसे उन्होंने लाइन डिफाइन किए हुए। लेकिन जब शेख अब्दुल्ला साहब का लैंड टू टिलर आया, इतना कॉम्प्लिकेटेड उसमें प्रोसेस बना दिया गया, कौन सी लैंड्स देनी है। कभी उन्होंने कश्मीर में रखा कि बाग इतने दे सकते हैं, बैरन लैंड इतनी दे सकते हैं, और मतलब इतना, आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट मिले ना, आप देख के हैरान होगे कि यार क्या है ये। हर जगह ना फिरका प्रस्ती भी चलाई गई, हर जगह टारगेट भी किया गया कि कश्मीर को कैसे बेनिफिट होता है, क्योंकि हार्वेस्टिंग ज़्यादातर फ्रूट्स की कौन करते थे, कश्मीरीज, उनका लैंड साइज अलग, जम्मू कश्मीर का लैंड साइज अलग, फिर कौन सी लैंड कौन सी किस्म की है उसका कैसे होगा लैंड टू टिलर के केस में। मतलब ओवरऑल तरीके से ये देखा गया कि बेनिफिट क्या ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास ताकत आई है, लेकिन एक्सपीरियंस था नहीं। जो एक्सपीरियंस एक सरकार को होता है ना रेवेन्यू का, वो नहीं था, और उसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। कम से कम आज इसको ठीक कर लें, नए ढंग से जो भी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, ऑर्गेनिक हुई हैं, जैसी भी हुई हैं, उनको गिल्ट फैक्टर डालने की बजाय, कम्युनिटी को टारगेट कराने की बजाय स्ट्रक्चर तरीके से उसको रीसेट किया जाए, कानून अपना काम करे। पहले तो सबसे पहले जो लोग वहाँ बैठे हैं उनकी एक डायरेक्टरी बने, जाके पूछा जाए भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है, क्या आप जम्मू कश्मीर के हो भी या नहीं हो। मेरी बात समझ में आई ना। और अगर आप जम्मू कश्मीर में हो, कहाँ से आए हो, सपोज करो 370 के पहले कोई इंसान यहाँ पे आ चुका था, इलीगली उसने डॉक्यूमेंट बना लिए, बनाए ना। बिल्कुल। अगर बंगाल में, बांग्लादेश में बन सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी क्यों नहीं बन सकते, कि वो कहीं और का था जो जम्मू कश्मीर का स्टेट नहीं था, लेकिन 370 के एब्रोगेशन के पहले अगर वो अपना स्टेट मैनेज कर चुका है, तो इलीगल ऑक्यूपेंट हुआ ना, वो बिल्कुल हुआ ना, उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। फिर आ जाएंगे जो 370 के बाद लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोविजनिंग है। फिर आ जाएंगे जो लोग किसी कॉलोनाइजर के द्वारा, वो भी कॉलोनाइजर कौन, जो हैंड इन ग्लव विद द सिस्टम था, लैंड खरीद के बैठे हैं, डॉक्यूमेंट खरीदे हैं उन्होंने, पैसे का लेन देन हुआ है। तो वो गलती तो उस निज़ाम की है ना जो उस टाइम काम कर रहा था, ठीक है या गलत है। और फिर उसी हिसाब से पहले डायरेक्टरियाँ बने, सिस्टम बने, और फिर एक असेंबली में ये डाटा लाया जाए
जैसे उन्होंने बोला, फिर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बात करे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जेन्युइन है, ये इनजेन्युइन है, फिर ब्यूरोक्रेसी को इंस्ट्रक्शन दी जाए बिल पास करके, भाई साहब ये हम ऑर्डर कर रहे हैं, इसमें जस्टिस हो रहा है, जरूरतमंद को जमीन मिल रही है, और जो इलीगल तो कुछ भी होता ना, और जो इमोरल है, इसमें इमोरल अनएथिकल की बात करनी पड़ेगी, इमोरल एंड अनएथिकल, कि जो गलत लोग हैं वो कितने हैं। गलत लोग कौन हो गए? जिन्होंने जानबूझ के गुंडागर्दी करके एनक्रोच की और सेल की, उनको पर सख्त कार्रवाई करने की प्रोविजनिंग करे तो सब खुश हो जाएंगे। और जो ये टकराव, ये जो आता ना एक डिवाइड, ये नहीं होगा। और अगर जानबूझ के किया गया है, जिसकी आशंका सबको हो रही है कि जानबूझ के कुछ लोग बाहर से लाए गए हैं और इस्टेब्लिश किए गए हैं और उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट में बिठाया गया है, वो भी सामने आ जाएंगे जब जाके पूछेंगे भाई आप कौन हो, बोलेगा जी मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, ये मेरा गांव था, ये मेरे एंसेस्टर की लीड है। ठीक है भाई साहब, आप जम्मू शहर में आए, बच्चे पढ़ाने के लिए आए, रहने के लिए आए, रोजगार के लिए आए, टेररिज्म से डर के आगे, ठीक है, आपके पास 4 5 6 7 मरले हैं, आपके लिए आप प्रोविजनिंग करते हैं। अगर वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट लैंड है फॉरेस्ट के लिए, तो उनको वहाँ से डिसलोकेट करके किसी और स्टेट लैंड में जहाँ पे हैबिटेशन हो सकती है वहाँ रखें। लेकिन सबके बीच में जो जेडीए का बेड़ा गर्क हुआ, उन अफसरों को भी असेंबली में बुलाया जाए कि भाई साहब आप 2 साल रहे जेडीए चेयरमैन, आप सेक्रेटरी रहे, आप बताएं जी आपका क्या कारगर, आपने क्या सेटलमेंट कॉलोनी के लिए क्या किया, आपने उसके बाद क्या किया, आप डिसीजन क्या ले रहे थे। आप सिर्फ लोगों को परेशान और तंग करने के लिए जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बना के बैठे थे, या जम्मू की रियल डेवलपमेंट करना चाहते थे? बेड़ा गर्क देखो उधर से ही हुआ, क्लैरिटी नहीं ना। ये अभी जेडीए की प्राइम लैंड है सरोवर अड्डे पे, वहां पे एक इंसान को गोली लगी, मरा। दूसरा वहां पे एक ऑफिसर को भी गोली लगी, वेपन। आज वहां पे पक्के घर बना दिए गए और लैंड प्राइम लोकेशन पे, और वो भी पुल के पास है, और वो ड्रग का एपिसेंटर बना हुआ है, जेडीए खामोश बैठी हुई है। तो मेरा ये कहना है कि ये इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम वाकई बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी पीओजेके की इंक्रोचमेंट है ना, उतनी ही बड़ी ये माइक्रो इंक्रोचमेंट भी है। बिल्कुल। मैं एक चीज़ और, जो एक और मसला है उसकी तरफ भी आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कस्टोडियन प्रॉपर्टी एक्ट है, जहाँ पर 1947 से जो लोग माइग्रेट कर गए थे, मुझे धर्म का नाम लेना पड़ेगा इसमें, मुस्लिम लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को अभी तक रख रखाव और सारी चीज़ की जाती है। उन जगहों पे जो रह रहे हैं पिछले 70 साल से लोग, उनको अभी तक मालिकाना हक नहीं दे रहे, क्योंकि बट ऑब्वियस वो हिंदू धर्म के लोग हैं ज़्यादातर। अब इन द सेम आप देखिए, इको में देखिए, यहाँ से लोग पाकिस्तान चले गए थे, दूसरे देश, कश्मीर से माइग्रेट हुई एक बहुत बड़ी चंक ऑफ हिंदू पॉपुलेशन, आज उनके मकानों का नामो निशान नहीं है वहाँ पे। ये सारी चीज़ अपनी हर कम्युनल चीज़ को सेकुलर जामा ओढ़ के ये दिखाते हैं कि हमने ये सेकुलरिज्म का काम किया है, या हमने लोगों की भलाई या मतलब शांति का काम किया। तो आप धर्म के आधार पे क्यों काम कर रहे हैं? अब जम्मू के लोगों को, हिंदू लोगों को जेएंडके को दोहरी मार झेलनी पड़ी। एक तो कानून इस तरीके से बने, जो पॉलिटिशियन थे वो खिलाफ थे, अफसर भी इस तरीके के मिलेगी, पॉलिसियाँ भी ऐसी बनेगी जो अगेंस्ट जो ये देखिए, पॉलिसी तो एज पर रूलर ही बनेगी ना, पॉलिसी तो एज पर रूलर बनेगी। अगर 2014 में एक बोल्ड और स्ट्रॉन्ग स्टेप भारत सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता तो आज भी ये फैक्ट सामने नहीं आते और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती। देखिए, सच ये है कि जम्मू कश्मीर 1947 और 48 के बाद से पाकिस्तान द्वारा डिस्टर्ब किया जा रहा है। पहले उसने वॉर्स की और हमारी टेरिटरी को इनक्रोच कर दिया, फिर उसके बाद प्रॉक्सी वॉर की और उसने टेररिज्म यहाँ भेजा। अब वो नैरेटिव वॉर में प्रोवोकेशन कर रहा है रिलीजन के नाम पे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, जो इलीगल इमिग्रेंट्स वर्ल्ड में प्रॉब्लम बन गए। जैसे हमारे यहाँ पे रोहिंग्याज आ रहे हैं, बर्मीज आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, ये लोग अपने देशों से दुखी हैं और हमारे लोग उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। वो रिलीजन और रीजन के नाम पे नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए मेरिट के नाम पे। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर इमिग्रेंट्स कोई हमारे यहाँ आते हैं वर्ल्ड की ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, उनको अलग जगहों पे बसाना चाहिए, मेन स्ट्रीम जगहों पे उनको प्लेस करना, और फिर उनके थ्रू ये सोचना कि हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट हो जाएगा, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा। देखिए, ये बड़ा उनके लिए खतरा है। देखिए, जो लोग क्रिमिनल माइंड के होंगे वो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होने की वजह से क्राइम करेंगे, चले जाएंगे। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि गवर्नेंस डेफिसिट है इसमें,
और उसको ठीक करने के लिए ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके एनक्रोचर्स की लिस्ट बना के जस्टिस करें। जब जस्टिस होगा ना तो कम्युनिटीज़ में डिवाइड नहीं होगा। जब इनजस्टिस होगा, चाहे कश्मीर का करे जम्मू के साथ, जम्मू का करे कश्मीर के साथ, तो कम्युनिटी डिवाइड होगा। और ये करना समाज के हित में, देश हित में नहीं है और ना होना चाहिए। अगर कहीं पे कुछ गलत हुआ है, गलत तो हुआ ही है ना, अगर फर्स्ट लैंड को रिमूव किया गया और बाय इन्फ्लुएंसर्स किया गया, जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, और बेनिफिशरी बनाने के तौर पे उन लोगों को लाया गया जो कहीं पे भी बैठ जाते, और फिर उनसे फिर वापस ली गई जगह कि अब ये 20-25 साल हो गए हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो इनको एक्सेल कर दो। कोई एल फॉर्म लगा के चेंज करा रहा है। तो रेवेन्यू को मैंने बड़े अच्छे से स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे बड़े ऐसे प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से इमोरल अनएथिकल प्रैक्टिसेस करके आप बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जब तक कि कोई पूरी तरह डेडिकेटेड आदमी जिसको जम्मू कश्मीर देश से प्यार हो वो उसके ऊपर मेहनत नहीं करे। देखो, जम्मू कश्मीर में जो सिटीजन पैदा हुआ ना, उसको हक बनता है उसकी लैंड पे, लेकिन जो यहाँ का पैदा हुआ नहीं है उसका हक उतना नहीं बनता है। पहले आए, यहाँ में मेहनत करे, जैसे फल खाया वृक्ष का, गंदे कीने पात। तो जिन्होंने यहाँ इधर आके गंदे पात नहीं किए, जिन्होंने यहाँ फल नहीं खाया, जिन्होंने यहाँ रहे नहीं, जो इधर के प्राण दुख तकलीफ़ों में रहे नहीं, वो सिर्फ इसलिए यहाँ लाए गए कि हम यहाँ पे एक डिसरप्टर का काम करेंगे, तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन भी होनी चाहिए। मेरा ये स्ट्रांग अपील होगी एलजी ऑफिस को भी, चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भी और एमएलएस को भी, सबको, कि इमीडिएटली अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जितने भी लोग ऐसे बैठे हैं जो किसी किस्म की इंक्रोचमेंट के ऊपर बैठे हैं, उनका डाटा बनाया जाए। उसमें जो जेन्युइन आम गरीब मजबूर लोग हैं जिनको ठगा गया, उनकी लिस्ट बनाई जाए। फिर जो लोग इसके बेनिफिशियरीज हैं उनके घर कराए जाए। जिन लोगों ने इन गरीब लोगों से इनके हक हलाल के पैसे लेके इनको गलत जमीनें दे दी और उसका लॉस इन गरीब लोगों को नहीं दिया जाए, फिर एक एग्जाम्पल सेट होती है। और अगर कश्मीर में भी ऐसा हुआ, वापस किया जाए। अगर कश्मीरी पंडितों को मजबूरी में वहां से आके बेचने पड़े घर अपने, तो उनको वापस मिलने चाहिए। और जो एनिमी एक्ट की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 370 टूटने के बाद फैसला हो जाना चाहिए था। लॉन्ग ड्यू है, और ऐसा भी नहीं है आप कह रहे हैं। रजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ में जितने भी कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ हैं, रजौरी में सबसे ज़्यादा कस्टोडियन प्रॉपर्टीज़ हैं, पुंछ में हैं, कश्मीर में हैं, मेन बाज़ारों में हैं, वो ज़्यादातर रविश जो हैं वो मिक्स्ड करके आप बोलें। जम्मू में आपको दिखता है मोस्टली कस्टोडियन की प्रॉपर्टीज़ में जो अलॉटीज़ हैं ना, वो मिक्स हैं सारे। और जम्मू कश्मीर रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करता है। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वी डोंट प्ले द पॉलिटिक्स ऑफ रीजनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये बाहर से कहीं आया थॉट है। देखें ना, अपोजिशन में कितनी अच्छी कहते हैं, उसने बोला कि कौन सी रीजन की बात कर रही है, कश्मीर कश्मीर है, जम्मू जम्मू है, 2 ही डिवीजन है, बाकी फर्दर डिवीजन इसमें और कोई है नहीं है। ये प्रोपेगेंडा कहीं बाहर से आ रहा है, इसको ऑन करना गलत होगा। और जिस तरीके से बहू के एमएलए रंधावा साहब ने बात की, उन्होंने एक प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, बताने का तरीका अलग हो सकता, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के लोग वहाँ जवाब दे रहे हैं ना, वो इसको किसी और एंगल में लेके जा रहे हैं। अब उन्होंने उसको क्लैरिटी भी दे दी है रंधावा साहब ने। तो मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है, उसको कहीं गुम ना कर दें हम लोग फिर दोबारा। और कुछ अफसर जो चाहते हैं गुम हो जाए, वो भी रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली बेनिफिशियरी जो होंगे वो लोग होंगे जो माफिया हैं, लैंड माफिया। बेनिफिशियरी कुछ अफसर भी होंगे। तो इसके लिए रिकॉर्ड को सेट कराना, मेहनत करना, री चेक करना, लैंड यूज़ को दोबारा चेंज करने की जो ताकत जिनके पास है वो देखना। फिर जो लैंड अब रही नहीं है वैसी, उनको फ्री फ्रॉम चीज़ें करना। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लैंड स्टेट के पास है, जिसका इस्तेमाल वो पब्लिक वेलफेयर में कर सकती है, उसको रिट्रीव करे। लेकिन अगर वहाँ पे पब्लिक ही बैठी है, उसको भी इस तरीके से उठाया जाए कि वो ये नहीं महसूस करें कि हमारी ही स्टेट हमारे को ख़राब कर रही है ना। तो कि स्टेट अल्टीमेटली इज़ अ गार्जियन ऑफ पीपल। अगर वो गार्जियन ऑफ पीपल का काम नहीं कर रही है, तो सवाल स्टेट से पूछा जाएगा कि स्टेट किस स्ट्रक्चर के अंडर काम कर रही है, उसकी गवर्नेंस कौन है, उसके ऑफिसर कौन है। तो अल्टीमेटली ऑफिसर भी इंसान ही होते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज कम से कम टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से जो 93 की गलती, 94 की गलती, 96 की गलती, 2002 की गलती छुप गई होगी, आज टेक्नोलॉजी उसको बाहर ला रही है। और सबको मिलके, कश्मीर को, जम्मू के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलके ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके शहर को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई इसमें पॉलिटिक्स करे
तो उसका जवाब होता है नो पॉलिटिक्स। मेरिट्स पे बात की जाए, सच पे बात की जाए और जस्टिस किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा कि आपके क्या विचार हैं इस सारे इशू के ऊपर। आप कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।